हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पिछले एक सप्ताह के बिहार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रतिदिन एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट, करंट, क्विज इत्यादि उपलब्ध करवाए जाते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां बिहार के परीक्षाओं से संबंधित सभी कंटेंट उपलब्ध हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर लें, जहां आपको बिहार के प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित टेस्ट सीरीज समय समय पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, बिहार के जमुई की किस महिला ने माउंट फ्रेंडशिप चोटी पर तिरंगा लहराकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नीसू सिंह। नीसू सिंह ने 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर माउंट फ्रेंडशिप पीक पर चढ़कर देश का गौरव तिरंगा लहराकर बिहार का नाम रोशन किया है। वह जमुई जिले के बरहट प्रखंड क्षेत्र की रहने वाली है। इससे पहले भी पर्वतारोही नीसू देश की 10 ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई कर चुकी है। तो इसमें आप लोग कुछ बातों को याद रखिएगा कि इन्होंने कहाँ की चढ़ाई की। तो इन्होंने माउंट फ्रेंडशिप पीक पर चढ़ाई की थी और वह जमुई जिले की रहने वाली है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय मैथिली परिषद का 28वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 20 जून। इस परिषद की स्थापना 20 जून 1993 ईस्वी में रांची के मैकन ऑडिटोरियम में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में हुई थी। तब इसके स्थापना कार्यक्रम में मैथिली के भारत, नेपाल, अमेरिका के 27 संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आज इस परिषद का विस्तार पूरे भारत और नेपाल तराई के क्षेत्र के 7 जिलों में है। अब तक इस संस्था द्वारा 32 अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन, 7 प्रांतीय सम्मेलन तथा 80 मैथिली कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा चुका है। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 20 जून 1993 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, यास तूफान के कारण बिहार में फसलों को हुए नुकसान के लिए बिहार सरकार के द्वारा कितना रकम मुआवजे के लिए आवंटित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 100 करोड़। यास तूफान से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह पैसा राज्य के 16 जिलों के 141 प्रखंडों के किसानों को दिया जाएगा। तूफान ने इन जिलों के किसानों की फसलों को 33% से अधिक नुकसान पहुंचाया है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 73,085.77 हेक्टेयर भूमि में फसल नष्ट हो गई है। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है कि कितना रकम आवंटित किया गया है। तो वह किया गया है 100 करोड़। नेक्स्ट, किस राज्य के द्वारा बिहार के आम तथा लीची के उत्पाद को प्रोत्साहित किया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू सरकार ने बिहार के आम और लीची की खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इन पौधों को लगाने के लिए बागवानी विभाग 10 से 20 जुलाई के बीच विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है। इसके लिए जम्मू सरकार ने सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय को 5,000 आम और लीची के पौधे खरीदने की इच्छा जाहिर की है। जम्मू और कश्मीर राज्य में 3 जलवायु क्षेत्र हैं। 2 क्षेत्रों में इन पौधों की खेती के लिए उपयुक्त मौसम है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा प्रखंड स्तर पर प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए कितने प्रतिशत अनुदान देने की अनुशंसा की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 50%। अधिक से अधिक लोगों को प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए परिवहन विभाग ने अपने प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं। इसे जल्द ही कैबिनेट के सामने ले जाने की संभावना है। अभी तक प्रदेश में प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए लोगों को किसी प्रकार की कोई सहायता या अनुदान नहीं दिया जाता था। सरकार प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए लाभार्थियों को लागत का 50% तक सहायता प्रदान करेगा और यह सहायता 3 लाख रुपए तक हो सकती है। तो इसमें आपको याद रखना है कि कितना प्रतिशत तक सहायता प्रदान किया जाएगा। तो वह होगा 50% और अधिकतम कितने रुपए होंगे? तो वो होंगे 3 लाख रुपए तक। तो आप लोगों को इसे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना टीकाकरण अभियान में वर्तमान में पटना अब 10वें स्थान से खिसककर किस स्थान पर आ गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 8वें। राष्ट्रीय स्तर पर टीकाकरण अभियान में पटना को 8वां स्थान दिया गया है। इसमें पहले 21 जून को जारी सूची में पटना को 10वां स्थान हासिल हुआ था। शुक्रवार को राष्ट्रीय स्तर पर जारी सूची में पहले स्थान पर मुंबई है, जबकि नागपुर और जयपुर को पीछे छोड़ पटना 8वें स्थान पर आ गया है।
तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे कि 21 जून तक को जो है पटना का स्थान 10वां था, परंतु अभी जो है वह 8वां हो गया है। तो यह अच्छा संकेत है बिहार के लिए। अगला प्रश्न, बिहार आर्ट थिएटर कालिदास रंगालय की ओर से हाल ही में बिहार के किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मनोज वाजपेयी। राजधानी पटना के गांधी मैदान स्थित बिहार आर्ट थिएटर द्वारा अभिनेता मनोज वाजपेयी के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कालिदास रंगालय में वरिष्ठ रंगकर्मी द्वारा मनोज वाजपेयी को सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। मंच से उन्होंने लोगों से पर्यावरण को बचाने की अपील की। वहीं मनोज वाजपेयी ने बिहार सरकार से निवेदन किया है कि कालिदास रंगालय को पूरे बिहार का सबसे बड़ा सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया जाए, साथ ही इसका संरक्षण भी किया जाए। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में हाल ही में कितने नए शहरी निकाय बनाने की अधिसूचना जारी की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 117। राज्य सरकार ने शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए 117 नए निकायों का गठन करने का निर्णय लिया है। इस निकायों के संबंध में दावों और आपत्तियों के निस्तारण का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसमें से 100 से अधिक निकायों का गठन की अंतिम अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके अलावा नगर पंचायत से परिषद और परिषद से नगर निगम में अपग्रेड किए गए निकायों के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार अब तक शहरीकरण के मामले में देश में काफी पीछे था। राज्य में शहरीकरण केवल 11% था, जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग 32% था। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे कि कितने नए शहरी निकाय बनाने की अधिसूचना जारी की गई है? तो वह है 117। अगला प्रश्न, हाल ही में किस तिथि को किसान आंदोलन के प्रणेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि मनाई गई? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 26 जून। किसान आंदोलन के प्रणेता परमहंस स्वामी सहजानंद सरस्वती के परिनिर्वाण दिवस 26 जून को उनके पैतृक गांव पर मनाई गई। यद्यपि प्रत्येक वर्ष उनके पैतृक गांव देवा में तथा दुल्लभपुर रेलवे स्टेशन पर लगी प्रतिमा के समक्ष विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, किंतु इस बार वैश्विक महामारी के चलते सादगी के साथ कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए संपन्न किया गया। इस अवसर पर कोरोना काल में लोगों के इलाज करने वाले कर्तव्यपरायण ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। तो आपको बस इतना याद रखना है कि किसान आंदोलन के प्रणेता स्वामी सहजानंद की पुण्यतिथि किस तारीख को मनाई जाती है? तो वह 26 जून। अगला प्रश्न, इंडिया टुडे ग्रुप MDR बेस्ट कॉलेज सर्वेक्षण 2021 में बिहार के प्रतिष्ठित AN कॉलेज पटना ने विज्ञान संकाय के ओवरऑल रैंकिंग में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 37वां। इंडिया टुडे ग्रुप MDR बेस्ट कॉलेज सर्वेक्षण 2021 में बिहार के प्रतिष्ठित AN कॉलेज पटना ने विज्ञान संकाय के ओवरऑल रैंकिंग में देश में 37वां स्थान तथा बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गौरतलब है कि इस श्रेणी में AN कॉलेज बिहार के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रदेशों के महाविद्यालयों में भी पहला स्थान पर है। वर्ष 2020 के सर्वेक्षण में महाविद्यालय ने रैंकिंग में 41वां स्थान प्राप्त किया था। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे कि बिहार के AN कॉलेज को जो है वह विज्ञान संकाय में 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2020 में 41वां स्थान था, परंतु इस वर्ष 37वां स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में उद्योग और निवेश को आकर्षित करने के लिए किस राज्य की तर्ज पर टेक्सटाइल नीति बनाई जा रही है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे गुजरात। राज्य सरकार निवेश आकर्षित करने के लिए तरह तरह की रणनीति बना रही है। एथेनॉल नीति बनाने के बाद लगातार मिल रहे निवेश प्रस्तावों को देखते हुए सरकार अब कपड़ा नीति बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए उद्योग विभाग गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी का अध्ययन कर रहा है। गुजरात में सरकार टेक्सटाइल यूनिट को कैपिटल सब्सिडी से लेकर विद्युत उपयोग सब्सिडी तक दे रही है। इसी तर्ज पर बिहार में इंटरेस्ट सब्सिडी, विद्युत सब्सिडी और लेबर सब्सिडी पर विचार किया जा रहा है। तो जल्द ही बिहार टेक्सटाइल नीति बना लेगी, जो कि पूर्णतया गुजरात मॉडल पर आधारित होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के वामपंथी उग्रवाद विभाग के द्वारा जारी सूची के अनुसार बिहार के कितने जिले नक्सलवाद मुक्त हो गए हैं? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 6। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे कि मुजफ्फरपुर, नालंदा, जहानाबाद समेत बिहार के 6 जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के वामपंथी उग्रवाद विभाग ने देश के 11 राज्यों के 23 जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया है। इसमें बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और पूर्वी चंपारण जिले शामिल हैं। अब तक बिहार के 16 जिले नक्सल प्रभावित थे, जो अब घटकर 10 हो गए हैं। गृह मंत्रालय की नई रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अब औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, रोहतास और पश्चिम चंपारण नक्सलवाद से प्रभावित बताया गया है। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे कि अभी हाल ही में 6 जिले जो हैं वह नक्सलवाद मुक्त हो गए हैं, और जो अभी नक्सलवाद प्रभावित जिले हैं वह है औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, रोहतास और पश्चिम चंपारण। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, कहाँ के वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक अनोखी किस्म ब्लैक अमरूद को विकसित किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार कृषि विश्वविद्यालय। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक अनोखी किस्म काला अमरूद विकसित किया है। यह एंटीऑक्सीडेंट, खनिज और विटामिन में समृद्ध है। विश्वविद्यालय के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर एम फिजा अहमद ने कहा है कि इसे 3 साल से अधिक के शोध के बाद विकसित किया गया है और इसके आकार, सुगंध और दीर्घायु में कुछ सुधार के बाद इसे जल्द ही व्यावसायिक खेती के लिए शुरू किया जाएगा। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि ब्लैक अमरूद यानी कि काला अमरूद जो है वह कहाँ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? तो वह बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। और यह बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? यह भागलपुर के सबौर में स्थित है। तो यह थे हमारे 20 जून से 30 जून के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसके अंतर्गत हमने सभी महत्वपूर्ण बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स को कवर किया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।